चलिए, स्क्रीन दिख रही है। हाँ मैम, दिख रही है। आज से शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस। देखो, सबसे पहले वेक्टर स्पेस क्यों, मतलब अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, लेट कैसे इंद्रजीत? मैम फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोलना आपने? लेट कैसे हो गए? मैम वो बारिश हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। अच्छा, मैट्रिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर हमने एल आई एल डी वेक्टर्स देख लिया है क्या होते हैं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ये सब हम कर चुके हैं। ये सब आता है एंशियंट मैथमेटिक्स, मतलब जो पुराना मैथमेटिक्स था उन सब में जो लीनियर अलजेब्रा के मेथड होते थे वो हमारे ये होते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मैट्रिक्स। लेकिन जब हमारा मॉडर्न अलजेब्रा आया, या मॉडर्न अलजेब्रा के टाइम पे, मतलब ये है अप्रोक्सीमेट 19th सेंचुरी के बाद जब ये आया, तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड थे, मतलब मैट्रिक्स और ये सब, ये थोड़े डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मैं 5x5 की मैट्रिक्स या 10x10 की मैट्रिक्स दे दूँ तो उसको करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न अलजेब्रा में? मैथमेटिक्स को, क्योंकि इनके जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली सिंपलर होते हैं। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि अब हम प्लेन पे जब हम भी रीड करते हैं या स्टडी करते हैं तो हम 2D तक ही स्टडी कर सकते हैं, बट हमारे जो स्पेसिस होते हैं वो n डायमेंशनल होते हैं, जैसे हमारा रियल वर्ल्ड 3 डायमेंशनल 8 डायमेंशनल टाइप के स्पेस होते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, बट जब हम इसको स्टडी करते हैं तो एक का बिहेवियर से ही हम सबके बिहेवियर को बता सकते हैं, इसीलिए ये सिंपलर है इनसे कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो इसीलिए हम वेक्टर स्पेस को पढ़ते हैं। अब वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले हम, क्योंकि इसमें दो वर्ड है हमारे, कौन कौन से? वेक्टर और स्पेस। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है वेक्टर। कौन बताएगा वेक्टर क्या होता है? क्विकली आंसर दो मेरे को, वेक्टर क्या होता है? यस, एनीवन? तापस, इंद्रजीत और मनदीप? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड और हाँ। डायरेक्शन, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। बट ये डेफिनेशन अधूरी है, इसमें कुछ एक वर्ड और आना चाहिए जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? यूनिक। जिस भी एंटिटी के पास कुछ मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन यूनिक है, उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा कोई स्पेस है, जैसे कि कोई भी n डायमेंशनल स्पेस है अगर हमारा, तो उसमें हम कैसे डिनोट करते हैं हमारे वेक्टर्स को? कुछ इस टाइप से। ये तो क्योंकि हम 2D ही ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो प्लेन है, तो एक एरो से डिनोट करते हैं n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हमारे वेक्टर को। तो जो ये लेंथ है हमारी, मान लो ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक हमने कोई वेक्टर ड्रॉ किया, तो जो ये लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं? एनीवन याद है किसी को?
दिस लेंथ दैट इज, अगर मैं q माइनस पी मोड की बात करूं तो इस लेंथ को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वेक्टर। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड जो ये एरो है ये शो करता है इसकी यूनिक डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो दिस एरो, एरो मीन्स दिस शोज द डायरेक्शन। ये हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल, अगर क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं वेक्टर्स और ये सब, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो कोई बताएगा कौन वेक्टर और कौन दूसरा क्या होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैम ही है और वेक्टर है। डिस्टेंस अरे स्केलर है। स्केलर, स्केलर क्या होता है, वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड वैल्यू। मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, तो अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैं आज 5 किलोमीटर रन किया, मैंने 5 किलोमीटर, मैंने आपको बोला मैंने 5 किलोमीटर रन किया, ठीक है, आई रैन 5 किलोमीटर टुडे। तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा। स्केलर। मैम वेक्टर होगा स्केलर। क्योंकि डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है। डायरेक्शन रन तो किया कौन कौन सी है नहीं। डायरेक्शन, क्या नहीं डायरेक्शन मैम है। आपने तो दिया नहीं है। और जो स्केलर बोल रहे हैं उनका मतलब ये है कि, मतलब उसे मैं क्या समझूं, स्केलर है मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हाँ जब हाँ जब मैं दौड़ी, जब मैंने रन किया, तो क्या मैं हवा में दौड़ी होंगी, कि कहीं ना कहीं तो दौड़ी होंगी ना मैं। हाँ हम्म, तो हाँ मैम। लेकिन डायरेक्शन। आपने हाँ। यूनिक डायरेक्शन तो नहीं बताई। बिल्कुल, तो ये बोलना जो आप बोलते हो कि स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन। हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नोट स्पेसिफाइड, डायरेक्शन नोट स्पेसिफाइड, उसको हम स्केलर बोलते हैं। क्योंकि कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना, बट हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि यूनिक डायरेक्शन नहीं बताई किस डायरेक्शन में मैं गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हमें नहीं पता उसका। तो इसीलिए हम जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि उस इंसान ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हम्म, हम डिस्टेंस को सिर्फ यही लिखते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वहाँ पे हम ये मेंशन तो नहीं करते कि इसमें जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ, तो हम ये सिर्फ इतनी पढ़ते हैं क्योंकि जो बुक्स हैं वो ये सोचती है कि अंडरस्टूडेबल है ये, लेकिन हम जब उसको अपने दिमाग में उसका एनालाइज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन है बट वो स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, बस ये थोड़ा हम मिसकंसेप्शन कर लेते हैं जब हम रीड करते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, लिखते हम ठीक हैं लेकिन समझते गलत हैं कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर कोई डायरेक्शन नहीं होती तो वो ऐसे पॉइंट टाइप का होता है ना, क्योंकि पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती या कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो इसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन हमें पता नहीं है या मेंशन नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है वो एक टाइम पे, मतलब जो भी काम हो रहा है या जो भी हैपन हो रहा है वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो रहा हो। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के पास यूनिक डायरेक्शन होती है और डिस्टेंस के पास यूनिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यू कैन आस्क। चलिए, अब हमने देख लिया
जैसे अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसी वेक्टर को, मान लो मैं 2D में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, 1 2 1 2 ऐसे कर दिया मैंने। अब मान लो मैं यहाँ तक गई, ये एरो है मेरा, दिस, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, दिस इज द एरो, ठीक है, यहाँ तक गई, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये मैंने किसको डिनोट किया है, क्योंकि मैंने एरो के साथ डिनोट किया है, तो इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है कि हम इस डायरेक्शन में गए हैं। सो दिस पॉइंट, और इसके पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं और वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, जो है हमारा 2 and 2। सो दिस इज ए वेक्टर, जो ये एरो से मैंने डिनोट किया है इन 2D, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो इसको मैं और किस टाइप से लिख सकती हूँ, जैसे अगर मैं इसको कॉलम में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, दिस इज ए वेक्टर। इसका क्या मतलब है, ये एक वेक्टर है। और अगर मैं इसी को मतलब कोई और वेक्टर बनाना चाहूँ इस टाइप से, ये मान लो -1 है एंड दिस इज 2 1, ठीक है। तो इसकी पोजीशन बताना मुझे, क्या पोजीशन आएगी इस वेक्टर की, -1, -1, -1, बिल्कुल। तो इसको अगर मैं एज अ मैथमेटिकली इस अगर मैं इसको लिखना चाहूँ या इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, -1 2, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, क्लियर ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहते हैं हम, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। magnitude and direction same. बिल्कुल, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो हम उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे कि वो कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, ये मैंने कर दिया 1 2, दिस इज 1 2, एक वेक्टर मैंने कर दिया ये, ठीक है। और इसी प्लेन पे मैं दूसरा वेक्टर डिफाइन कर रही हूँ ऐसे 1 2 1 2, ये इसको 3 ले लो, 1 2 3। अब मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से, इस पोजीशन से, और मैं गई हूँ 3 तक, 3 को यहाँ बना लेते हैं हम अपनी एक्सेस पे। तो ये बताओ मेरे को, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इक्वल है। इक्वल। कैसे इक्वल है, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यस सर। इसके पोजीशन वेक्टर है हमारे 2 and 2, इसके पोजीशन वेक्टर है 3 and 3, तो कैसे मैग्नीट्यूड सेम है, मैम magnitude value 3 - 1 तर स्क्वायर प्लस 3 - 1 तर स्क्वायर, इसका होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हम्म देन सेम। दो इनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो मैंने सेम ही डिफाइन किया है, एरो से हम पता लगा सकते हैं, तो दीज वेक्टर्स आर इक्वल। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर इक्वल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो, सेम हो। इक्वल वेक्टर्स कैन हैव डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से हम यही कंक्लूड करना चाहते थे, क्लियर। मैम एंडिंग पॉइंट भी सेम होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या आता है इसके बाद, हमारा लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन।
इसमें क्या है, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये कोई दो वेक्टर्स हैं जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, इसको मैं मान लो एक्स वेक्टर बोल देती हूँ, इसको वाई वेक्टर्स बोल देती हूँ। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो यहाँ का ही लाई करेगा और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर के इक्वल। और इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, की वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं हम, इस टाइप से ऐड कर देते हैं कि मान लो ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q है, ये मेरा गड़बड़ हो गया पैरेललोग्राम, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये दिस इज आवर एक्स वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वाई वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, P से Q तक हम जा रहे हैं, इनका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा हमें, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये हमें पता है। और अगर मैं सेम मेथड से अगर मैं ये निकालना चाहूँ, अगर मैं इसको निकालना चाहती हूँ, सेम यही x है यही y है, तो वो कैसे निकलेगा, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, हम इसको निकालना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल थे, तो ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y बाय पैरेललोग्राम लो एंड दिस विल बिकम x, सो ये एक्स वाई। अब देखो ये हमारा रिजल्टेंट था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन जो ये रिजल्टेंट बन रहा है ये किसका रिजल्टेंट है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। अब एक्स तो एज इट इज है, इसी डायरेक्शन में है, बट जो वाई है उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अपोजिट, दिस एंड दिस, ये बन रहा है ना, दिस अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या आ रहा है, वाई। तो जो ये होगा, दिस लाइन दिस वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई। क्लियर? हाँ। अगर मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैं A1, A2 बोलती हूँ और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को B1, B2 कहती हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ क्लास ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अगर मैं P पॉइंट्स के पोजीशन को A1, A2 कहती हूँ और Q पॉइंट्स के पोजीशन को B1, B2 कहती हूँ, तो बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसको अगर x वेक्टर प्लस, एक मिनट रुकना बस, थोड़ा अर्जेंट काम, एक मिनट में आई। चलिए, सो जो पी क्यू है हमारा, वो हमने किससे डिनोट किया, x प्लस वाई से। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, A1, A2 प्लस B1, B2। अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो ये कैसे ऐड हो जाएगा, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2।
ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हमारा x प्लस वाई को, मतलब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, देखो ये कैसा दिख रहा है हमें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज B1, तो ये कुछ हमें रो मैट्रिक्स दिख रही है, ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने ऐड किया है। या फिर मैं इसको क्या कर दूं, कॉलम में लिख दूं, क्योंकि हम मैट्रिक्स की हेल्प से वेक्टर्स को कॉलम में डिनोट करते हैं, B1 B2। सो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2। तो मैट्रिक्स की हेल्प से हमने x प्लस वाई को इस तरह से, उनकी एडिशन को कैसे डिफाइन किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वाले का सेकंड कोऑर्डिनेट, इस टाइप से हमारा एडिशन हो जाता है मैट्रिक्स की हेल्प से। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या डिफाइन करते हैं, इस पे हमारा स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर को स्केल कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई भी ये वेक्टर, हमारा ये कोई x वेक्टर है, ठीक है, दिस इज आवर x वेक्टर, इसके कुछ भी x कोमा a, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, इसकी पोजीशन वेक्टर है मान लो a कोमा b। अब हमने क्या कर दिया, ये a है ये b है, इसको स्केल कर दिया, मतलब कि स्केल करने का क्या मतलब है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, या पीछे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा जो स्केलिंग है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो हमने इसको स्केल कर दिया, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया, स्केल करना। सो जो हमारा अब रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक y था, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है अब वो क्या हो चुका है, पहले था ए बी से हमने स्केल कर दिया इसको, स्केल्ड वेक्टर जो आएगा अपना स्केल्ड वेक्टर वो क्या हो जाएगा 3a, 3b, ठीक है। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 3a 3b, या फिर इसको 3 बाहर निकाल सकती हूँ, a b ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसी स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स को हमने क्या नाम दिया मैट्रिक्स में, क्योंकि ये एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, दिस विल बिकम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी को हमने क्या नाम दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि हम किसी भी वेक्टर को जब स्केल करते हैं, मतलब किसी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देती तो ये नीचे आ जाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि स्केलिंग कैसी है हमारी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो यही ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर, ठीक है, हाँ ओके। अब हम क्योंकि वेक्टर स्पेस था, वेक्टर स्पेस में 2 नाम थे, वेक्टर तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं स्पेस की। अब स्पेस पे जाने से पहले हम किसी और चीज के बारे में सीखेंगे, और वो क्या होती है हमारी फील्ड। वेक्टर स्पेस से पहले हम फील्ड पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज और 1-2 कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में जानेंगे, उतना इनफ होगा हमारे लिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फील्ड करने से पहले मैं कुछ नोटेशंस को दोबारा रीडिफाइन करना चाहूँगी। जैसे हम एडिशन या समेशन और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, जैसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कहते हैं ना, हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इनकी बजाय हम क्या यूज करेंगे आगे, इनकी जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ऐड तो ठीक है एडिशन हो जाएगा,
और जो सब्ट्रैक्शन है उसका मतलब क्या होगा हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा कि जो भी एडिटिव इनवर्स मतलब सब्ट्रैक्शन, जो भी नंबर होगा उसके आगे माइनस साइन लगा होगा। जैसे अगर मैं 3 - 5 की बात करूं, वैसे तो हम इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, है तो ये एडिशन ही, बट हम किसके साथ एडिशन कर रहे हैं, किसी नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं 3 में। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कहेंगे यही कि हम ऐड कर रहे हैं बट किसी नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं -5 + 5 कह दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, क्योंकि ये हमें 0 देगा और 0 क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप इतना बेसिक तो सबको आता ही होगा थोड़ा बहुत। जहाँ पे भी कुछ भी ना समझ आए मेरे को बोल देना, मैं उसको एक्सप्लेन और बेटर वे से कर दूंगी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हम किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो जो दो नंबर को ऐड करने से हमें 0 मिल जाएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली हम दो ऑपरेशन के लिए नाम यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन तो यही रहेगा बट डिवीजन को से हमारा मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इससे हमारा मतलब होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अगर मैं 3/5 लिखूंगी तो उसका मतलब क्या होगा, 3 × 1/5। हम 5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं 1/5 × 5 लिखूंगी तो इसका मतलब क्या होगा, 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। क्यों, बिकॉज दिस विल गिव अस 1 and 1 is the multiplicative identity। क्लियर है, 1 is our multiplicative identity, ठीक है। अब हम आते हैं फील्ड पे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन चीज जो हम पढ़ना चाहते हैं वेक्टर स्पेस से पहले, विच इज फील्ड। फील्ड जैसे आपने ग्रुप पढ़ा होगा, पढ़ा है, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, मतलब ऐसे टेंशन मत लेना कि हमने नहीं पढ़ा है तो क्या, जिसने पढ़ा है तो भी अच्छा है, जिसने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा है ग्रुप इस क्लास में? तान्या, ठीक है। इतना समझ आया जो मैंने ये बताया है अभी तक ऊपर? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब हम थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप से रिलेटेड है ये, इसीलिए मैं पूछ रही थी। फील्ड देखो, हमारे पास कोई भी सेट है, मान लो SBNE सेट, हम सेट को ही अलग अलग नाम देते हैं। मतलब अगर सेट कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कुछ और नाम दे देते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करता है तो उसी सेट को हम ग्रुप कह देंगे। अगर वो थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ग्रुप के बाद तो ये हम उसको क्या कहते हैं, रिंग कह देते हैं। और अगर वो रिंग से भी ज्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये ग्रुप की हो गई, ये रिंग की हो गई, और 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम उसी सेट को क्या कह सकते हैं, फील्ड। कि मतलब खास बात क्या है उसमें ऐसी, क्या वो कुछ क्राइटेरिया मीट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो हमने बस उन्हीं को जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फील्ड की। अब प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई करेगा, अकेला सेट तो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता होगा, इसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं।
विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी का मतलब भी अब हम समझा देंगे। जैसे एस कोई सेट है, लिखते ऐसे है, दो ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डॉट से लिख दो या क्रॉस से लिख दो, एक ही बात है। तो अगर हमारे पास एक सेट है और दो हमारे पास ऑपरेशन है, अगर इन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट अगर हमारा सेट कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। और वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी S is closed। बाइनरी ऑपरेशन को किसी ने कुछ पूछा, मेरे को वो सुनाई नहीं दिया। मैम, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कीजिए कि क्या होता है। ठीक है, देखो वैसे तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है, बाइनरी डिजिट्स हमने जैसे पढ़ी हैं, है ना, बाइनरी नंबर्स हमने पढ़े हैं, 0 1 को हम बाइनरी नंबर बोलते थे ना। और जब हम इन पे कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करते थे, जैसे 0 कंप्यूटर्स में शायद अगर किसी ने पढ़ा है तो ऐसे करते थे, 0 + 1 1, 0 × 1 0, 1 + 1 1। तो इसका आंसर्स भी 1 और 0 में से ही आता था। सो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करें। कौन से दो एलिमेंट? सेट के दो एलिमेंट्स, ठीक है, सेट के कोई भी दो एलिमेंट, मान लो ए और बी, मैंने दो एलिमेंट उठा लिया। और सिर्फ एडिशन ही नहीं, जो भी सेट का ऑपरेशन है, जैसे मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे आंसर भी एस के अंदर ही मिल जाए, सेम चीज अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और मुझे आंसर भी एस के अंदर ही मिल जाए, तो हम उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, कि सेट के एलिमेंट्स पे ही डिफाइन है और आंसर भी सेट के अंदर से ही आ रहा है। जैसे अगर मैं सेट ले लूं इंटीजर्स का सेट, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाऊं, तो अगर मैं कोई भी दो नंबर उठाऊंगी इंटीजर से, जैसे मैंने उठा लिया 5 7, उन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया मेरा 12। और अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 35। क्या ये एक इंटीजर है? क्या ये हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमें पता है 12 इज एन इंटीजर, सो दिस बिलोंग्स टू Z, एंड 35 इज ऑल्सो एन इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू Z। सो अब हम कोई भी इंटीजर ले लें, मतलब ये तो हमने स्पेसिफाई ले लिया। अब क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पे हमें क्या ही मिलता है, रिटर्न में इंटीजर ही मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा नहीं। और सेम गोज फॉर द मल्टीप्लीकेशन, जैसे अगर मैं -5 × 4 भी करूंगी तो मुझे -20 मिलेगा, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो जो हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है इंटीजर के सेट पे, ये कैसे ऑपरेशन है, हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, समझ गए। सो एडिशन यस एंड मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z, ठीक है। बट अगर मैं सेम चीज अगर मैं ये ले लेती हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा, मान लो मैंने ले लिया Q कॉम्प्लीमेंट और उसमें मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया मैंने, तो अब इसको चेक करके बताओ क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारे सेट पे या नहीं है। मैम डॉट तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, √3 × √3 है, वो तो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। और एडिशन एडिशन भी नहीं है मैम। प्लस होगा, कैसे? 1 + √2 और 1 - √2। बिल्कुल, ये दोनों कट के हमें हमें क्या मिलेगा 2, विच इज डज नॉट बिलोंग टू Q कॉम्प्लीमेंट। या फिर अगर हम सेम को उठा ले 3 - √3 विच इज 0, विच इज नॉट अ इरेशनल नंबर। सो इस सेट पे हमारे
इरेशनल नंबर के सेट पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर नॉट द बाइनरी ऑपरेशंस। आई होप अब क्लियर होगा सबको बाइनरी ऑपरेशन। मैम ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है या रिलेशन? बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है या रिलेशन? देखो फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि यहां से हम दो एलिमेंट उठाए और मतलब कोई भी एलिमेंट उठाए, डोमेन और ये कोडोमेन, तो हमें क्या मिलना चाहिए? यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। हमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया इंटीजर, इंटीजर का सेट लिया क्योंकि इस पे तो बाइनरी ऑपरेशन ये डिफाइन नहीं है। मान लो मैंने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो मैं लेती हूँ -1 और 2 और 3 और -2, मान लो ये नंबर ले लिए मैंने। सो अगर मैं इन दोनों पे एडिशन लगाऊंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1। और इन दोनों पे एडिशन लगाऊंगी तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1। क्या मुझे यूनिक इमेज मिली? नहीं मिली। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज जस्ट एन ऑपरेशन। मैम चलिए, मैम मैपिंग क्या मैपिंग? होगा हाँ, हाँ रिलेशन तो डिफाइन कर ही रहा है ना ये दो एलिमेंट्स के बीच में। कुछ ना कुछ हाँ हाँ ऐड करने के बाद हमें कोडोमेन का मेंबर मिलेगा ना, तो रिलेशन तो है ही, मैपिंग तो है ही। एवरी ऑपरेशन इज एन मैपिंग। ठीक है, सो हम कहते हैं हाँ, हाँ जो ठीक ये हमने दो प्रॉपर्टीज अभी अभी पढ़ी हैं, a+b और a×b, यही क्या होती है? हमारी पहली दो प्रॉपर्टीज होती हैं फील्ड की भी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ही लिख दिया, सो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? a+b को क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लिख रही हूं उसका मतलब है कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि मैंने बाइनरी ऑपरेशंस दो लिखे हैं, ये भी बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया, ये भी बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ रही है। मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने बाइनरी ऑपरेशन का यूज किया है, बाइनरी वर्ड का यूज किया है। अगर मैं बाइनरी वर्ड को यूज ना करूँ, सिंपल बोल दूँ कि दो ऑपरेशन ऐसे ऐसे डिफाइन है, तो प्रॉपर्टीज बताओ, तो ये भी हमें साथ में डिफाइन करनी होगी कि हमारा क्लोज्ड अंडर एडिशन है। सो अभी के लिए मैं ये बाइनरी यहाँ से हटा देती हूँ ताकि हम सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिफाइन कर पाए। ठीक है, सो हमारा क्या था? हमने एक सेट लिया था S विथ टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब हम इज सेट टू बी फिल्ड, इसको फिल्ड कहेंगे इफ ये इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या है हमारी, हम दोनों की अलग अलग लिखेंगे, पहले एडिशन की फिर मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडिशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? वही जो अभी हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशन में, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, विच मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज उनका सम भी किस में बिलोंग करना चाहिए? एस में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? हम कोई भी तीन एलिमेंट उठाएं हमारे सेट से और हमें क्या मिल जाए? a+b+c, या फिर हम पहले b+c को ऐड करके फिर a को ऐड करें, या पहले a और b को ऐड करके बाद में c को ऐड करें, रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं?
एसोसिएटिविटी, और ये हर एबीसी के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्योंकि हम प्रॉपर्टीज एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम आइडेंटिटी भी किसकी बात करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब क्या है कि हमें हमारे सेट में एक ऐसा मेंबर मिलना चाहिए सच दैट कि उसको हम सेट के किसी भी मेंबर में ऐड करें तो उस पर वो कोई इफेक्ट ना डाले, मतलब चाहे आगे से ऐड करें या पीछे से ऐड करें। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस। ठीक है। हमें हमारे सेट के अंदर एक ऐसा मेंबर जरूर मिलना चाहिए जिसको ऐड करने से हमारे एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी। जैसे हम मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करते थे 0 0, एडिटिव आइडेंटिटी डिफाइन करते थे ना मैट्रिक्स के केस में कि 0 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारी मैट्रिक्स सेम वही आ जाएगी जो थी। तो वैसा ही काम ये करती है यहाँ पे आइडेंटिटी। नेक्स्ट थिंग इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स मतलब हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। इससे क्या मतलब है हमारा कि कोई भी हम एलिमेंट उठाएं हमारे सेट का, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, मान लो उसको मैं -u से डिनोट कर रही हूँ, सच दैट कि u प्लस, अगर हम उस एलिमेंट को ऐड करें u प्लस -u, हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे सेट की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे v भी बोल सकती थी लेकिन हमारा इसी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है तो उसका नेगेटिव ही मिलना चाहिए हमें हमारे सेट पे। वो डिपेंड करते हैं कि एडिशन को डिफाइन कैसे किया है उसने। ठीक है। तो अगर हम ऐसा हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हैं कि उन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 0, तो हम क्या कह देंगे, दैट दिस एलिमेंट -u इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ u। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ 4 हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सॉरी, इनवर्स तो हो चुका है, लास्ट बचती है क्या हमारी, कम्यूटेटिविटी। बिल्कुल। कम्यूटेटिव क्या है कि हम किन्हीं भी दो एलिमेंट को फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू s u प्लस v करें या फिर v प्लस u करें, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, हमारा सेट कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो ये 5 प्रॉपर्टी है एडिशन की। क्या क्या है, फर्स्ट वन इज क्लोजर, कि क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए। सेकेंड इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हमेशा 3 एलिमेंट्स पे लगती है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। फिर एग्जिस्टेंस, हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स मिलना चाहिए और कम्यूटेटिव मिलनी चाहिए। तो जो भी स्ट्रक्चर या जो भी सेट अंडर एनी ऑपरेशन, अगर हम किसी सेट पे कोई ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर हमने किसी सेट के साथ कुछ ऑपरेशन लगा दिए तो मतलब वो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया है। तो जो भी स्ट्रक्चर इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है 1 2 3 एंड 4 डी तक, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, नीचे लिखते हैं हम, जो कि 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं हम ग्रुप। ठीक है। और जो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है मतलब कम्यूटेटिव को भी करता है, इसको लिखते हैं 4 + 1, कि 4 तो करता ही करता है, साथ में 5th वाली भी सेटिस्फाई करता है। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। ठीक है। तो हम डिफाइन क्या कर रहे थे, फील्ड डिफाइन करना चाहते थे हम,
हम क्या कहते थे, इज सेड टू बी फिल्ड, मतलब जो भी फील्ड होगी वो अबेलियन ग्रुप तो होगा ही होगा। अंडर कौन सा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन तान्या? एडिशन। अंडर एडिशन वो हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज एडिशन की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन की जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनकी। देखो चार प्रॉपर्टीज सेम वही है। सबसे पहला देखो क्लोज, क्लोज अंडर एडिशन था तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोज्ड अंडर एडिशन, मीन्स नोट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना हम, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि कोई भी दो एलिमेंट उठाए हम अपने सेट से तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी हमें किस में मिलनी चाहिए, हमारे सेट में मिलनी चाहिए। सेकंड वन इज एसोसिएटिव थी, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मीन्स ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस मीन्स कि हमारे सेट में फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस की हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, नॉट हर एलिमेंट के लिए, ये लैंग्वेज गलत हो जाएगी, हमारे सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को नॉर्मली वन से डिनोट करते हैं। अब अगर ऑपरेशन अलग तरह से उसने डिफाइन किया तो वो अलग भी हो सकता है। अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो वन हमेशा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। हमारे सेट के पास एक एलिमेंट होना चाहिए सच दैट कि हम उसको किसी भी मेंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस हमारा मेंबर मिल जाए, और ये हर यू बिलोंग्स टू एस के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे सेट के पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस, हर यू एस में जो बिलोंग करता है उसके पास क्या होना चाहिए, हमारे सेट के पास कुछ 1/u टाइप का एलिमेंट आना चाहिए सच दैट कि u इंटू 1/u करने से हमें क्या मिल जाए, अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे सेट के पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? सो रहे हो क्या, सो गए क्या? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं मैम, अच्छा तो मेरे वो को तो ये मैम बताओ। वन वो तो प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में वन होता है, किंतु लेकिन मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में तो आई होता है। हाँ वो डिपेंड करता है, मतलब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन कर ले इसलिए हमने वन लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या कैसे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अभी हम सिंपल हाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मैट्रिक्स में होगा ठीक। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर एन डायमेंशनल में होगा तो एन टपल बन जाएगा, ऐसे वेरी करता रहेगा वो, जैसे जैसे हम आगे करेंगे हमें पता चलता रहेगा, ठीक है। अब मेरे को ये मैम बताओ। फील्ड की हम्म फील्ड प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में होता है।
नहीं, अलग अलग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन वो करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं आता। मतलब हम नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ते हैं हमारी फील्ड के अंदर, क्योंकि फील्ड वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं। कुछ कुछ इजी होते हैं जो डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशंस, बट नॉर्मली यूजुअली हम सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप सब मेरे को ये बताओ कि जीरो बिलोंग करता है हमारे सेट से, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्योंकि अभी हमने लिखा फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू सेट, हमें 1/u मिलना चाहिए, सच दैट u इंटू 1/u हमें 1 मिल जाए। यार जीरो जीरो ही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 इंटू 0 1 कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हमें हमारे सेट के पास ऐसा मेंबर मिल जाएगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्योंकि इस दुनिया के अंदर जीरो की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे सेट में क्या कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए जो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए बोलते हैं। ठीक है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिलना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये ध्यान रखना है हमें। क्लियर है सबको? और हमारी मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव, कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? कम्यूटेटिव मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे कि हमारा सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये 5 हो गई हमारी किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। 5 प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन की। अब जो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था उसको हम क्या कहते थे? ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, अब जो मल्टीप्लिकेशन की पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कह देंगे? ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बोल सकते हैं ना, ये जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और अगर 4 + 1 करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? 4 + 1 का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव वाली 4 + 1, उस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि हम फील्ड पढ़ रहे थे तो फील्ड ने क्या क्या सेटिस्फाई किया? फील्ड इज अ अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ऐसे भी बोल सकते हैं हम, अगर हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बतानी है तो कम लाइनों में हमें अपना काम चलवाना है। अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये 2 बना चाहिए, मतलब 5 प्रॉपर्टीज की 5, इसकी टोटल होगी 10 प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि हमारे पास 2 ऑपरेशन है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी भी होगी ना जो दोनों ऑपरेशन को कनेक्ट करेगी, क्योंकि अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन की अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और एडिशन की अलग। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, जो दोनों ऑपरेशन को कनेक्ट करती है, और वो क्या होती है हमारी? क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ओवर क्या होनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। मीन्स अगर कोई 3 एलिमेंट है हमारे सेट के तो हमें क्या मिलना चाहिए? a इंटू बी प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब
डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ए इंटू बी हो गया प्लस ए इंटू सी हो गया, बी और सी के साथ अलग अलग हो गई मल्टीप्लीकेशन। तो इसने कनेक्ट कर दिया एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी। तो जो भी स्ट्रक्चर हमारी सभी 11 प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर हमारे इन 11 की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको क्या कहते हैं, हम फील्ड कहते हैं। प्रॉपर्टीज में किसी को डाउट? तान्या समझ आ रहा है? यस चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं एक। मैम सेट, रिंग, बोलिए। रिंग किसे कहेंगे? रिंग किसे कहेंगे? आप रिंग में क्यों जा रहे हो? क्योंकि बच्चों को ये भारी भरकम वर्ड सुन के घबराहट हो जा रही है। रिंग क्या होती है? अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, और प्लस एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली अपनी, वो अबेलियन ग्रुप नहीं होता और उसके पास मतलब वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लीकेशन की। कहाँ गई, मैंने कहाँ लिखी है ये वाली? क्लोज होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव होती है, बस रिंग ये 2 ही करता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव करता है। अबेलियन ग्रुप तो रिंग भी होता है अंडर एडिशन, बट मल्टीप्लीकेशन की सिर्फ 2 प्रॉपर्टी और एक कॉमन प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी कोई जरूरी नहीं है कि रिंग के पास हो। ठीक है, अभी इसको चेक करो, z प्लस मल्टीप्लिकेशन फील्ड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 5 प्रॉपर्टी चेक करनी है एडिशन की, करते जाओ। फिर 5 प्रॉपर्टीज करनी है मल्टीप्लिकेशन की, और एक कॉमन प्रॉपर्टी 11th। चलो चेक करो। नहीं होगा मैम। किसका आंसर आया है नहीं होगा? मेरा। मेरे को दिख नहीं रहा ना, आप नाम बताओ। इंद्रजीत। इंद्रजीत का, ओके। चलो अभी रीजन नहीं पूछते हैं, बाकियों का आंसर आने दो, हमें पता चले, क्या पता आपका गलत हो। हाँ मैम, नहीं होगा। तापस का भी नो आया है। चलो और बताओ। तान्या बचती है। चलो शुरू करते हैं चेक करना, फिर पता चलेगा कहाँ तक आए हैं हम। सबसे पहले एडिशन। एडिशन तो हमने देखा था, किन्हीं भी 2 इंटीजर को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या ही मिलता है रिटर्न में, इंटीजर ही मिलता है। क्लोजर अंडर एडिशन तो है ये। सेकेंड इज एसोसिएटिव, अगर मैं किसी भी इंटीजर को ऐड करूंगी a प्लस बी प्लस सी, देखो जो हमारी एसोसिएटिव और जो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है
और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। ये ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेट की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि ऑपरेशन को ही हम आगे पीछे करके कर रहे हैं ना। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव और हमारी एसोसिएटिव, ये दोनों हमेशा सेटिस्फाई करती हैं। सिंपल अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का केस है तो हर सेट में, ठीक है, तो ये चेक करने की नीड भी नहीं है। वैसे अगर करना चाहो तो किन्हीं भी तीन इंटीजर को ऐड करेंगे इस टाइप से ऐड कर लो, या पहले b प्लस सी को ऐड कर लो फिर a को ऐड करो, आंसर तो हमेशा सेम ही आने वाला है। जैसे मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूँ तो भी मेरे पास 6 ही आएगा, या फिर अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूँगी तो भी मेरे पास आंसर में क्या ही आएगा, 6 ही आएगा। तो ये किसको भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या इंटीजर्स के पास जीरो होता है? बिल्कुल होता है, जीरो बिलोंग करता है इंटीजर से, और किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो हमें वापस से वही नंबर मिल जाएगा। सो आइडेंटिटी भी है इसके पास। फोर्थ है इनवर्स, क्या अगर मैं कोई भी ए लूंगी z से तो क्या उसका नेगेटिव हमें मिल नहीं जाएगा रिटर्न में, क्योंकि इंटीजर में तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, माइनस ए इंटीजर से, सच दैट मैं ए को माइनस ए में ऐड करूंगी तो मुझे जीरो आंसर मिलेगा जो कि आइडेंटिटी है। सो इनवर्स भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, कम्यूटेटिव। फिफ्थ वाली कम्यूटेटिव है या नहीं है? सो कोई भी इंटीजर को मैं a प्लस बी करूँ या फिर b प्लस ए करूँ, 1 प्लस 2 भी 3 आएगा, 2 प्लस 1 भी 3 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज तो हो गई हमारी सेटिस्फाई। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम अगर कोई भी दो नंबर इंटीजर से उठाएंगे तो उनकी मल्टीप्लाई भी तो इंटीजर में ही आएगी, ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई करता है। सेकंड क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी मैं एसोसिएटिव अभी मैंने बताया था ये ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होती है इन एनी स्ट्रक्चर। थर्ड, मैं स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ। अगर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किसी और तरीके से डिफाइन किया होगा तो हमें चेक ही करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। कहीं ये बोलने लग जाओ मैम आपने तो ऐसे बोला था, हमारा तो गलत हो गया। ये सिर्फ स्टैंडर्ड एडिशन और स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या 1 बिलोंग करता है इंटीजर से? बिल्कुल करता है, और 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिटर्न में वो नंबर ही मिल जाएगा, तो इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी है। फोर्थ आता है क्या, नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए हमारे पास, इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ इनवर्स भी कैसा, मल्टीप्लिकेटिव। अब मुझे तान्या बताएंगी, अगर मैं 2 कोई इंटीजर ले रही हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 1/2। Z में एग्जिस्ट नहीं करता वो। z में एग्जिस्ट नहीं करता, तो z के पास क्या एग्जिस्ट नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम यहीं रुक जाएंगे, आगे चेक ही नहीं करेंगे। यही एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गई तो हमारी फील्ड नहीं बनेगी। तो जो z अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है हमारी क्या नहीं है, इज नॉट अ फील्ड, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये ग्रुप अंडर एडिशन है? क्या ये ग्रुप अंडर एडिशन तो है। क्या ये अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन है? हाँ मैम, एविलियन भी है एडिशन के रिस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल। क्या ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है? नहीं मैम, वो तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्या ये रिंग है? अभी आपने क्योंकि पूछ ही लिया और मैंने बता ही दिया तो आप ये भी बताएंगे। हाँ होगा शायद, हाँ। शायद नहीं होगा, क्योंकि अबेलियन अंडर एडिशन होता है,
दो प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है वो मैंने बताया है स्टैंडर्ड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वो हमेशा सेटिस्फाई होती है। सो 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, रिंग भी हो जाएगा। बट ये क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। अब मैं इंटीग्रल डोमेन पे नहीं जाने वाली ठीक है, चलिए तो मैं बता देती हूँ, जो इनफाइनाइट फील्ड होती है हमारे पास सिर्फ 3 ही इनफाइनाइट फील्ड होती हैं। वो कौन कौन सी, Q होती है, R होती है और C भी होती है। और भी कुछ होती है जो आगे आपको पता चलता रहेगा, वो इनकी हेल्प से ही हम बनाते हैं। बेसिकली जो स्टैंडर्ड होती हैं वो यही होती हैं, Q, R और C। ठीक है, और अगर आपसे कोई काउंटेबल फील्ड की बात पूछ ले, हाँ क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल आपने पढ़ा है, तो मुझे एक ऐसी फील्ड बताओ जो कि क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल फील्ड, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, इनफाइनाइट काउंटेबल फील्ड। क्यों है मैम? क्यों है, आर और सी क्यों नहीं है? काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है। नहीं है। देखो अब सब सब रिलेट होता चला जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेट होते चले जाएंगे। और क्यों काउंटेबल क्यों है? काउंट कर सकते हैं मैम क्यू को। कैसे कैसे काउंट कर सकते हो क्यू को, बताना कितने एलिमेंट्स होते हैं क्यू में? नेचुरल नंबर का। वाई क्यू इज काउंटेबल? अब फंसे, अब मैम फंसे मैम कर सकते हैं। हाँ, वाई क्यू इज काउंटेबल? मैम नेचुरल नंबर से मैप कर सकते हैं। कैसे मैप कर सकते हो नेचुरल नंबर से? नेचुरल नंबर पे मैपिंग तो मैं आर की भी दिखा दूंगी, मतलब मैपिंग मैपिंग दिखा दूंगी, मैपिंग। तो क्या डिफरेंस है आर से एन की मैपिंग में और क्यू से एन की मैपिंग में? हम्म, मैम बाइजेक्टिव मैपिंग डिपेंड कर सकते हैं। बाइजेक्टिव, बिल्कुल बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन 2 मैपिंग कौन करता है, सिर्फ क्यू रखता है, आर तो रख ही नहीं पाएगा 1 1 ऑन 2, ऑन 2 ही नहीं रख पाएगा आर। इसीलिए जो हमारा क्यू है वो काउंटेबल है और जो आर है वो अनकाउंटेबल है। तो हमारी इनफाइनाइट काउंटेबल फील्ड कौन है, क्यू है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? मैम बाइजेक्टिव हुआ तो काउंटेबल होगा, वो कैसे होगा? बाइजेक्टिव होगा तो काउंटेबल होगा, वो कैसे होगा? रियल वाली मैम से पूछो। हाँ क्लासेस नहीं ठीक अटेंड है। की थी? वन हाँ वन मैम ऑन टू पहले से। नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं, ये हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और फिर हर क्यू की हर मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं, 2 की पावर समथिंग कोई तो मैपिंग होती है, अब मुझे मैपिंग याद नहीं है। टू की पावर समथिंग एक नॉट। मैट्रिक्स, इस टाइप की हम मैट्रिक्स बनाते हैं, कोई ऐसा ऐसा हाँ मैम ऐसा काउंटेबल होता है। ऐसी मैपिंग होती है जिनका सम एक जैसा होता है, वो सारे एलिमेंट्स 1 पे मैप होते हैं। इन इन सब यहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं, उन दोनों का सम भी आई थिंक 2 होता है, तो वो 2 पे मैप होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, उन सब का सम 3 होता है, उनको 3 पे मैप करते हैं हम। ऐसे ही हम एक कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं जो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है अभी। तो वैसे हम प्रूव करते हैं कि ये इसके साथ 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, तो ये काउंटेबल है। ठीक है, रिवाइज करो, आप रिवाइज नहीं करते हो इसीलिए याद नहीं आता टाइम पे। चलिए कहाँ थे हम, हाँ अब शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस, मेन टॉपिक हमारा। ये जो भी हमने पढ़े ये प्री रिक्वेस्ट थे वेक्टर स्पेस के, मतलब इनकी हमें ज़रूरत है। और हमने अभी ऐसे भी देख लिया कि
अगर कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनको हम कॉलम्स में कैसे लिख सकते हैं, देखा ना अभी हमने। दो वेक्टर्स के सम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो अब हम वेक्टर स्पेस को भी मैट्रिक्स की हेल्प से ही आगे चलाएंगे। उससे पहले वेक्टर स्पेस होता क्या है वो सीख लेते हैं। वेक्टर स्पेस वही, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एस जब हम फील्ड डिफाइन कर रहे थे, एस क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसको हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खास प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि अगर ये इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फील्ड है। इसी तरह से हम क्या लेके चलेंगे, एक सेट लेके चलेंगे जो कि नॉन एम्प्टी होगा। मान लो हम V से डिनोट करते हैं, V इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और साथ में क्या होगी, एक फील्ड होगी। मान लो मैं K से डिनोट कर रही हूँ, लेट K बी एनी फील्ड। अब आप फैमिलियर हो चुके हो फील्ड का मतलब क्या है, इसके पास दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और ये उन 11 की 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए ये क्या है, फील्ड। तो वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड पे डिफाइन होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट साथ में एक फील्ड, और ऑपरेशन इसके पास भी दो होते हैं। फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, विद 2 ऑपरेशंस। सबसे पहले क्या आता है हमारा वेक्टर एडिशन, इसको हम इंटरनल कंपोजिशन भी बोलते हैं। इंटरनल कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है ऑपरेशन करना है यहाँ पे। सेकंड होता है क्या हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जब भी हम स्केलर वर्ड यूज करेंगे कि स्केलर आ गया, ये स्केलर ले लिया, उसका क्या मतलब होगा कि वो नंबर फील्ड से आ रहा है हमारे पास। जो भी हम स्केलर कहेंगे कि एक स्केलर है, उसका मतलब क्या है, वो फील्ड का एलिमेंट है। जब भी हम कहेंगे कि दिस इज अ वेक्टर, उसका मतलब होगा कि वो हमारे सेट का एलिमेंट है। सेट के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलेंगे अगर ये उन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया, और जो फील्ड के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे स्केलर हैं वो सब, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम क्या भी कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल कंपोजिशन। सबसे पहले क्या, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक फील्ड है, और इस सेट पे दो टाइप के ऑपरेशन है। फर्स्ट वन इज वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन ऑपरेशंस के साथ अगर हमारा सेट, जो हम नीचे प्रॉपर्टीज लिखेंगे, अगर उनको सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि V इज अ वेक्टर स्पेस, अदरवाइज नॉट अ वेक्टर स्पेस। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, सो V इज said to be a vector space। वेक्टर स्पेस को मैं V डॉट S से डिनोट करूंगी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हमारे क्लोजर वाली देख लेते हैं। मींस जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है कि वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। वेक्टर्स का मतलब हमारे V के एलिमेंट्स, कि अगर हम कोई भी V से हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, U और V, मान लो V से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका मतलब है, अब क्लोज्ड कह रहे हैं, क्लोज्ड मीन्स उनका जो सम है, उन दोनों वेक्टर्स का सम, वो भी हमारे सेट के अंदर आएगा, ठीक है। ये होगी वेक्टर क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। और सेकंड प्रॉपर्टी हम सबसे पहले जो चेक करते हैं, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है, देखो एक तो मल्टीप्लिकेशन है मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। और स्केलर मैंने क्या बताया था, कहाँ से आएंगे, हमेशा फील्ड से आएंगे, और क्लोज होना चाहिए, मतलब कि अगर हम, और कौन क्लोज होना चाहिए, V, हम V पे लगा रहे हैं, V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड V इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। कि अगर हम कोई स्केलर उठा ले हमारी फील्ड से और कोई वेक्टर उठा ले हमारे सेट से,
तो जो A इंटू यू है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये एलिमेंट फील्ड का है और ये हमारे सेट का है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी सेट के अंदर आ जाए, देखो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी ना, ये बाहर का एलिमेंट है और बाहर के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पे हमें एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, हमारे सेट के अंदर, मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन कर रहे हैं हम। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो सेट है वो क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये चीज क्लियर है सबको? जब भी हम वेक्टर स्पेस चेक करते हैं, हम सबसे पहले इन दो प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं कि अगर वो इन दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो वेक्टर स्पेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों होगी, क्लोज्ड होना चाहिए अंडर वेक्टर एडिशन और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर वही उसी टाइप से दो सेट हमारे बनेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो V है हमारा, V is an additive group, additive abelian group। अभी हमने अबेलियन ग्रुप क्या बताया था तान्या, याद है आपको? बताओगे आप मुझे? मैम जो 4 प्रॉपर्टीज के साथ +1 प्रॉपर्टीज भी वो करें। हाँ, 4 प्रॉपर्टी में Satisfy करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोज्ड अंडर एडिशन, वो हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या थी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीन्स अगर हम कोई भी, अब V इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। एडिटिव अबेलियन का मतलब क्या है, हम कौन सी एडिशन लगाएंगे, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मीन्स हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे, हमारे 3 बल्कि W और ले लेते हैं हमारे सेट से, और U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू U प्लस V प्लस W। और मैंने क्या बताया था कि अगर ये स्टैंडर्ड एडिशन है तो एसोसिएटिव हमेशा हर स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई होगी। अगर स्टैंडर्ड एडिशन है तो इसमें भी होगी। स्टैंडर्ड एडिशन का मतलब कैसे क्या है, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं उसी टाइप से। फिर थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें भी हम क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवाएंगे। मीन्स हमारे सेट के पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए सच दैट कि उसको हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वो एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट ना डाले। फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V, हर U जो भी V में बिलोंग कर रहा है उन सब के लिए हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स। वही क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V, कि हर U के लिए हमें माइनस U बिलोंग करना चाहिए हमारे सेट से, सच दैट कि U प्लस माइनस U इक्वल टू 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और लास्ट वन क्या है, फिफ्थ इज कम्यूटेटिव। मीन्स हम अपने वेक्टर्स को कैसे भी ऐड करें हमें वो दोनों इक्वल मिल जाएं। फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू हमारा सेट, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सेट V हमने जो डिफाइन किया है वो अबेलियन हो जाएगा अंडर वेक्टर एडिशन, अंडर वेक्टर एडिशन। फिर सेकंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज। कैसी होती हैं ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर स्पेस में हमेशा स्केलर ही होगा, मतलब हम U इंटू V नहीं करेंगे कभी भी, हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे इन केस ऑफ वेक्टर स्पेस। मीन्स अब जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो स्केलर होगा। स्केलर का मतलब वो कहाँ से बिलोंग करेगा हमारी, बोलो, इतनी चुप्पी का है। मैग्नीट्यूड होगा पर यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी। नहीं, अब यहाँ पे हमने अभी डिफाइन किया ना, स्केलर से क्या मतलब होगा हमारा,
वो सारे एलिमेंट जो भी फील्ड से आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, स्केलर्स होंगे। ठीक है, फील्ड के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। सो a इंटू यू प्लस वी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, a को किन्हीं दो वेक्टर के एडिशन पे मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मींस ए यू प्लस ए वी। मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्केलर के साथ होगी, स्केलर मतलब हमारी फील्ड का एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड वन इज, अगर मैं a प्लस बी की मल्टीप्लाई u के साथ करूं तो तब भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, मींस ए यू प्लस बी यू ऐसे हो जाना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर एडिशन था विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे स्केलर एडिशन है विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू k मींस स्केलर, एंड u और v कहाँ से आएंगे, हमारे सेट से। यहाँ पे ए बी हमारा स्केलर है, मींस हमारी फील्ड से बिलोंग कर रहा है, एंड यू बिलोंग्स टू वी। थर्ड वन आती है हमारी अब ए बी इंटू यू। देखो पहले हमने u प्लस बी इंटू ए किया, फिर a प्लस बी इंटू यू किया, अब हम क्या करें, a इंटू बी इंटू यू। ये भी क्या है, हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है। पहले दो वेक्टर्स को ऐड करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, फिर दो स्केलर को ऐड करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अब दो स्केलर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। सो ये भी क्या, ये किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटू बी यू, मतलब कि पहले किसी वेक्टर, पहले फर्स्ट स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वहां से जो आंसर आए फिर a को मल्टीप्लाई कर दो। सो ये भी ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू हमारी फील्ड, क्योंकि ए बी हमारे दोनों स्केलर है, एंड u बिलोंग्स टू हमारा स्पेस। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे वेक्टर स्पेस की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए हमारे सेट के पास, मतलब 1 होना, 1 के साथ वो किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पे वो u के इक्वल ही आना चाहिए, मतलब हमारी फील्ड के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो अगर कोई भी सेट विद फील्ड, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद अ फील्ड k अंडर these two ऑपरेशन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, 5 तो हो गई हमारी एडिटिव अबेलियन ग्रुप वाली, ठीक है, एक हो गई हमारी, अच्छा एक लास्ट वाली तो रह गई, चलो इसको करने के बाद करते हैं, नहीं हो तो गई सभी, हाँ ठीक है। 5 तो अबेलियन ग्रुप वाली हो गई, और ये कितनी है, 4 प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, और 5वीं कौन सी है हमारी, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 10 प्रॉपर्टीज ना, 5 अबेलियन ग्रुप वाली, 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, और एक क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 ही लगा लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो जो भी सेट विद दिस फील्ड हमारी ये सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं दिस इज अ वेक्टर स्पेस। देन V is called a vector space। अब क्योंकि फील्ड की भी बात हुई है तो हम कैसे लिखते हैं, ओवर R, सॉरी नॉट R, K फील्ड हमने डिफाइन किया ना, ओवर K, कि V हमारा वेक्टर स्पेस है हमारी फील्ड K पे, और इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, V ओवर K मीन्स V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड K, ऐसे भी इसको मोस्टली ऐसे ही डिनोट किया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे ये बताओ R ओवर R, क्योंकि हमने देखा था R एक फील्ड है, तो R हमने सेट ले लिया, हियर V इज R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो हमारी फील्ड है यानी कि K वो भी क्या है, रियल नंबर है। तो R ओवर R एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। R ओवर R
इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। तो मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, सबसे पहले हम वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टीज, आर ओवर आर, और हमारी जो ऑपरेशंस है वो सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। आर with respect to the standard operation over R, over the field R, वेक्टर एडिशन। और देखो जो भी हम फील्ड लिखते हैं ना यहाँ पे, उन दोनों का ऑपरेशन सेम होता है, मतलब जो भी सेट लिखते हैं कि इसका जो ऑपरेशन होगा फील्ड का, वही स्केलर मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम ऑपरेशन चलते हैं दोनों के। सो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। अब बताओ मुझे होगा या नहीं होगा, क्या आर सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन क्लोज्ड होगा? हाँ मैम, क्लोज तो होगा। हाँ, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा ना रिटर्न में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी हमें क्या मिलेगा, कोई रियल नंबर ही मिलेगा। तो क्लोज्ड हो गया अंडर वेक्टर एडिशन। सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं ए, किससे, हमारी फील्ड से, इस बार फील्ड भी क्या है, हमारी रियल नंबर की फील्ड है, और क्या लेंगे, एक वेक्टर यू लेंगे हमारे रियल नंबर से। यहाँ पे वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा, उसके सेट के नंबर्स को ही वेक्टर कहते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ए कोई भी फील्ड का मेंबर है और यू कोई भी आर का मेंबर है, मतलब है तो दोनों रियल ही ना, ये भी रियल से आ रहा है और ये भी रियल से आ रहा है। अब दो रियल नंबर की प्रोडक्ट भी हमें रिटर्न में क्या ही मिलेगा, कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। 1 इंटू रूट 2 करेंगे तो रूट 2 ही मिलेगा ना, जो कि एक रियल नंबर है। सो दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, ये कैसे हो गया? तान्या, आपको समझ आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है। अब चलो ये दोनों तो सेटिस्फाई करता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम एडिशन की देखते हैं सबसे पहले। एडिशन की क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिविटी। वो तो रियल नंबर में सेटिस्फाई होती है, कोई भी हम अगर ए बी सी कुछ भी रियल नंबर से लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऑलवेज ट्रू होता है। फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जीरो हमारे रियल में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, और जीरो को किसी भी रियल के साथ करेंगे तो हमें कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं उस रियल नंबर पे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या अगर ए रियल से बिलोंग करता है तो यहाँ पे 1/a हमें मिल नहीं जाएगा, विच इज नॉन जीरो, नहीं सॉरी एडिटिव की बात कर रहे हैं ना हम, तो नॉन जीरो क्यों देखेंगे। तो हर रियल नंबर के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है, उसका नेगेटिव मिल जाता है रियल नंबर के अंदर से ही, सच दैट a प्लस माइनस ए बिकम जीरो। तो हर नंबर का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और फिफ्थ वन इज कम्यूटेटिव। a प्लस बी करो या b प्लस a करो, हमेशा सेम ही आता है हर रियल नंबर के लिए, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। सो अबेलियन ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। अब करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज चेक। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम क्या कह रहे थे कि a इंटू यू प्लस वी कर रहे थे, वेयर u बिलोंग्स टू, u एंड v कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेक्टर स्पेस से। अब वेक्टर स्पेस क्या है, नॉट वेक्टर स्पेस, सेट से हमारे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे ना। यू और भी सेट से आ रहे थे, और जो स्केलर है वो कहाँ से आ रहा था, फील्ड से। अब फील्ड भी रियल नंबर है और जो हमारा सेट है वो भी रियल नंबर है। तो अगर मैं इसको मतलब किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करके फिर किसी तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या फिर
3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 करूँ तो सेम ही रिजल्ट देगा हमें हमेशा। तो इसको ए यू प्लस ए बी लिख सकते हैं फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मैम 3 तो 9 और 3 प्लस 2 5 होता है इक्वल। नहीं 3 इंटू देखो 1 प्लस 2 किया हमने, ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 ऐसे तो कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ए को यू से मल्टीप्लाई और ए को वी से मल्टीप्लाई। सो 2 प्लस 1 3 3 is 9 और ये 3 प्लस 6 भी, ये भी 9 आएगा, सेम ही आंसर आएगा दोनों से, कोई भी हम आपने पॉसिबल। 1 प्लस 2 लिख रहे 1.2 लिख रखा है, अच्छा वो मैंने गलती से लिख दिया होगा, कंफ्यूजन हो गया। हाँ अब ठीक है ना। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है शो ना। नहीं कर रहा, शो नहीं हो रहा। क्या शो नहीं हो रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है मैम। ठीक है, अब समझ आ गया, क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते थे, a प्लस बी इंटू यू, वेयर ए बी हमारे दोनों फील्ड से आते थे, अब दोनों आर आ रहे हैं तो दोनों नंबर आर से ही आएंगे। सेम बात है, अब यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 3 करो या फिर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 करो, एक ही बात है। सो ये भी ए यू प्लस बी यू आ जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यू बिलोंग्स टू हमारा सेट, जो कि क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या होती है हमारी, a इंटू बी इंटू यू। सो हमें पता है 3 नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम रियल नंबर्स में। सो इसको मैं a इंटू बी यू लिख सकती हूँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यू ऑल्सो हमारा आर से ही बिलोंग कर रहा है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या 1 को मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वो रियल नंबर रिटर्न में मिल जाएगा ना। अगर मैं -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 ही मिलेगा, तो ये भी हमारा इसमें एग्जिस्ट कर गया। सो हमारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई कर गया है, जो हमारा सेट लिया ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। सो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया है। क्लियर? हाँ मैम। चलिए, यस मैम। अगर ये आपको क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, उनको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 इज R over Q is a vector space or not, ये चेक करना है। सेकेंड वन इज, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड है R स्क्वायर ओवर R, इसको चेक करना ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। इसमें R स्क्वायर में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि R2 है तो कुछ A कोमा B टाइप का होगा, प्लस इसको मैं A1 B1 कह देती हूँ, A2 B2। तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगी, A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, वेयर जो A1 कोमा B1 है और A2 कोमा B2 है, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे R2 से। ये एडिशन ऐसे डिफाइन कर दी हमने, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, C इंटू A कोमा B इज CA कोमा CB, वेयर C हमारा कहाँ से आएगा, R से, क्योंकि फील्ड रियल नंबर की है हमारी, और जो A कोमा B है वो कहाँ से आएगा, R2 से। ठीक है, इसको चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। फिर थर्ड पे आता है Q ओवर Q इज ए वेक्टर स्पेस और नोट।
इनको नोट करते जाओ साथ साथ। फोर्थ वन इज Q over R is a vector space or not। ठीक है, फिर आता है हमारा, यहाँ तक नोट हो चुका है। Q over Q हो चुका है, Q over R हो चुका है। R over C is a vector space or not। फिर सिक्स्थ है हमारा C over C is a vector space or not। सेवंथ वन इज C over R, ये R है, R is a vector space or not। ये सब आपको चेक करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है, जो आपको सही लगे, ठीक है। सो इसके बाद आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए